बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पंजाब और केपी इंतखाबात अल्तवा केस की आज एक मरतबा फिर समाअत शुरू हुई। एक और जज उन्होंने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस जमाल मंदूखेल वो जज थे जिन्होंने इस मरतबा अपने आप को इस बेंच से अलग किया और फिर एक नया बेंच तश्कील दिया गया। फौरी तौर पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कर रहे हैं। 2 मज़ीद जजेस जो ऑलरेडी इस बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, इन्होंने फिर केस की समाअत की। चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी बातें की आज समाअत के दौरान। उन्होंने कहा मेरे जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मीडिया पर बातें हो रही हैं और अब जो ऐसा करेगा उसको पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। फिर अटार्नी जनरल साहब ने इस्तदा की कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, जिसको फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से। राना सनाउल्लाह साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि पहले 9 रुकनी बेंच था, वो 7 रुकनी बेंच बना, फिर 5 रुकनी बेंच हो गया, फिर एक जज अलग हुए, 4 रुकनी बेंच हुआ, आज एक और जज अलग होने के बाद 3 रुकनी बेंच बन चुका है। तो चीफ जस्टिस साहब मुल्क को अनारकी की तरफ ना लेकर जाएं और फुल कोर्ट बेंच की तश्कील दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मामला जिस नहज पर आ गए हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें क्या इम्प्लिकेशंस जो हैं वो उनकी होंगी मुल्क की मामलात पर। प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। फिर आज एक अदालती सर्कुलर भी जारी हुआ जिसमें कहा गया कि 2 जजों का जो फैसला है वो कानूनी तौर पर लागू नहीं हो सकता। सर्कुलर जो चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाजीसा साहब का जो एक फैसला है सूमोटो के हवाले से, उसके मुताबिक ये सर्कुलर कहते हैं कि जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में आर्टिकल 184/3 पर ऑब्जर्वेशंस आज खुद नोटिस में आती हैं। तो 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफ़ियों से मुतल्लिक आज खुद नोटिस कि 5 रुकनी बेंच के फैसले से मुनाफी है, तो 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। ये क्या मामला है, इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ एडवोकेट खालिद रांझा साहब मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर कानून है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो ये जो आज मामला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, पीर तक समाअत मुलतवी होगी है, आप एज ए लीगल एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं सर इस मामले को? ये अदलिया अपने साथ मजाक कर रही है। इसमें एक जज का नाम, 2 का नाम नहीं आएगा। इट्स इंस्टीट्यूशन विच इज बीइंग रिड्यूस्ड इनटू रिडिक्यूल। और मैं समझता हूँ कि जैसे आप कहते हैं रोज कहते हैं हम कि मेंबर पार्लियामान को सिर जोड़ के बैठना चाहिए और मसाइल का हल निकालना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जज साहबान को अपने ज़ाती इख्तलाफात छोड़ के इकट्ठे होके और एक निज़ाम की बेहतरी के लिए ये रूल्स वजह करे और गवर्नमेंट को राग़ब करे कि हाँ जी वो आइन में तरमीम करे ताकि कोई इख्तलाफ ना हो कानून से। सही। तो सर आज जो समाअत हुई है, आप क्या रीड क्या कर रहे हैं सर इसमें? मैं समझता हूँ कि इट अमाउंट्स टू मार्जिनलाइजिंग द कोर्ट। इसका उर्दू तर्जुमा क्या करेंगे कि अदालत को मार्जिनलाइज आज खुद कर रही है। सही। अदालत जो है इफ इट इज इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कायम है। अगर वो कमजोर होगा तो हमारा कौन पूछेगा? बिल्कुल ठीक। तो सर अभी जो मामला है बेसिकली ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात के अल्तवा का जो मामला है, सर आइन तो इसमें कैटेगोरिकली कह चुका है 90 रोज़ का। जो इलेक्शन कमीशन ने किया है सर, मैं आपकी उसके ऊपर भी राय जानना चाहूँगा। जो इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी, उसके ऊपर सवाल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो इलेक्शन कमीशन रुका नहीं सर, उसने KPK में भी इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख दे दी। तो ये इलेक्शन कमीशन के जो इक़दाम हैं आपके नज़दीक ये आइनी है? इलेक्शन कमीशन के इंतखाब जो रिमार्क्स थे उनका अमल जो है ये गैर आइनी है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो आइन के साथ खड़े होते, ना कि लोगों की ख्वाहिशात के साथ खड़े होते। हम तो इलेक्शन रिजल्ट कभी भी नहीं मानते हमें से। अगर मेरे हक में तो मान लेता हूँ, ना हक में तो खिलाफ हो जाता हूँ। बिल्कुल ठीक। इलेक्शन कमीशन को एज सालिस और एज अंपायर इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आइन के साथ खड़े होते तो इनका तकद्दुस बेहतर होता, इनकी ताज़ीम होती, इनकी तकरीम होती। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक अल्टीमेट फैसला वो अदालत ही करेगी और अदालत को अभी हम बिखरा हुआ देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने इकट्ठा तो होना चाहिए और इकट्ठे होकर फैसला करना चाहिए ताकि
मुल्क में जमहूरियत बहाल हो, वरना हम तो जा रहे हैं वोटों की तरफ, खुदा रहा इससे इजराब करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये भी बताइएगा जो मामला जिस तरीके से करंट गवर्नमेंट मामला को लेकर चल रही है, अपेरेंटली लग रहा है कि वो चाहते हैं कि केसेस थोड़े से प्रोलॉन्ग हों ताकि इंतखाबात को मैक्सिमम जितना डिले किया जा सके उतना इनको डिले किया जाए। गवर्नमेंट की इंजस्टिस को आप कैसे देख रहे हैं सर? मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का ये वक्त की हुकूमत है और उनको तो उनका इस्तेकाक है ये सोचना कि इलेक्शन तब हो जब हमें फायदा हो। ये आपकी डेमोक्रेसी है, लेकिन एक मुल्क की बका की तो बात है ना, इसमें मुल्क की बका खतरे में है। क्या 4 महीने में 6 महीने में हमारा माहौल, हमारी मैशत बेहतर हो जाएगी? सही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सब जो है ना, ये हम कोई बंटे नहीं खेल रहे कि ये पिलगुली नहीं है। इनको चाहिए कि संजीदगी से इस मसले को देखें और मुल्क की बका को सामने रख के फैसला करें। सर, ये जो आपने सबसे पहले बात की कि अदलिया अपने साथ मजाक कर रही है, आज सर एक सर्कुलर जारी हुआ जिस सर्कुलर के अंदर जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का जो फैसला है, जिस फैसले के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने खुद को इस बेंच से भी अलग किया था, उसके ऊपर कहा जी कि ये कानूनी तौर पर लागू नहीं हो सकता। सर, आप थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हैं लीगली क्यों ये कानूनी तौर पर लागू नहीं हो सकता, और वो फैसला अगर ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, ठीक है तो कैसे ठीक है? गुजारिश ये है कि उनका ये कहना है कि जो सुओ मोटो एक्शन है वो गलत है जी। जो खुद एक्शन ले रहे हैं वो भी सुओ मोटो के ताबे है। जिस एक्शन को वो कहते हैं गलत है, बल्कि गलीज कहते हैं, उसको मैं समझता हूँ कि हमें उसके ताबे फैसला जो भी होगा वो दागदार होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, दूसरा ये हुकूमती कानून साजी जो भी रिसेंटली हुई है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के ऊपर, चीफ जस्टिस साहब के भी, इसको सर अब कैसे देख रहे हो और इसकी टाइमिंग के ऊपर? क्योंकि गवर्नमेंट तो बार बार बात कर रही है कि ये तो बार्स बड़ा अप्रिशिएट कर रही हैं इसको, बार्स तो हमें बड़े अरसे से कह रही थी कि ये कानून साजी की जाए। कानून साजी तो वो करती है जो डूएबल हो। अब रूल्स और सुप्रीम कोर्ट को अगर तरमीम करना है तो आपको आइन में तरमीम करनी चाहिए। आपने जो रूल्स बनाए थे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट जजेस, तो वो तो इसलिए फेल हुए कि अपॉइंटमेंट जो रूल्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे जी। तो इसमें मैं समझता हूँ जब तक आप आइन के मुताबिक आइन में तब्दीली करेंगे उस वक्त ये रूल्स आज भी स्ट्राइक्ड होंगे, कल भी स्ट्राइक्ड होंगे। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि बार बार समाज के अंदर फुल कोर्ट बेंच की बात हो रही है, बाहर भी बात हो रही है, कोर्ट के अंदर भी बात हो रही है। आज फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की जिसको चीफ जस्टिस साहब ने मुस्तरद कर दिया। बाहर भी बातें हो रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस साहब मुल्क को अनारकी की तरफ ना धकेलें और फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दें। इस तरह के मामले के ऊपर आप समझते हैं कि एक तो फुल कोर्ट की ज़रूरत है, सेकेंडली इस स्पेसिफिक केस में मामला जिधर चले गए हैं, यानी 9 रुकनी बेंच से मामला शुरू हुआ और अब 3 रुकनी बेंच पर आ गया है, तो इसके इम्प्लीकेशंस फिर आप समझते हैं कि वो ठीक होंगे? गुजारिश है जहाँ तक जो स्प्लिट आई है, डिवीजन आई है, इसका एक ही हल है कि तमाम 15 जज इकट्ठे बैठे और फिर बात सुन के री एग्जामिन करके इसका फैसला करें। और जब तक ये नहीं करेंगे तो फिर ये अदालती हल्लड़बाजी भी चलती रहेगी। मैं समझता हूँ कि इसका हमें नुकसान है, अदालत को नुकसान है, अदालत का अपने वजूद को नुकसान है, और अगर अदालत का वजूद को नुकसान हो तो आवाम को नुकसान है। यानी फिर फुल कोर्ट बन जाना चाहिए सर इस मामले पर? फुल कोर्ट बनना चाहिए और इन हालात में जरूर बनना चाहिए। और सर वैसे इन हालात में आप क्या समझते हैं, जिस तरह 9 रुकनी बेंच से मामला शुरू हुआ और अब 3 रुकनी बेंच पर आ गया है? अगर नहीं बनता तो इसलिए बनता कि हम धड़ेबाजी का शिकार हो गए। फलां बैठेगा तो ये फैसला आएगा, फलां बैठेगा तो ये फैसला है। तो ये जो सोच है, इस सोच ने अदालती सोच को मजरूह कर दिया। लेकिन सर ये सोच किस कदर आपके नजदीक कितनी नुकसानदेह है मुल्क के लिए कि जब हम जजेस को लेकर भी इस अप्रोच के साथ चलेंगे? इसीलिए हम कहते हैं ना कि अदालत को सियासी काम में दखल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं द कोर्ट इज टोटली स्टॉप्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद पॉलिटिकल वर्क, और हम उसको जफा मार लेते हैं। लाइक पार्लियामेंट इज स्टॉप्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद जुडिशरी, इसीलिए वहां भी हम कर लेते हैं। तो
अगर हम आइन के मुताबिक चले तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी ये आज मौका ना आता। तो सर अभी इस केस पे जिस स्टेज पर ये केस आ गया है, वक्त जितना करीब है, जो पहला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो डेट आई, उसके देखते हुए, सामने रखते हुए, आपको नहीं लगता सर कि अगर हम करंटली फुल बेंच की तरफ जाएंगे तो मामला मजीद प्रोलॉन्ग होंगे? एक तो इसके ऊपर सर अपनी राय दीजिएगा। दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी करंटली मौक़िफ़ ये है कि जो ये 3 रुकनी बेंच की तश्कील है। बिल्कुल ठीक है। जी सर। ये देखें तो जो मुंसिफ है वही टोटे हुआ है, तो आप कहाँ क्या काम करेंगे आप? यानी पहले इस चीज को ठीक किया जाए, फिर इसको ठीक करें और ये ठीक होगी ऑन फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो मर्जी फैसला करे, जिससे आपने अंदरूनी मसाइल है वहां बैठ के फैसला कर ले। बिल्कुल ठीक हो गया। और सर ऐसे में आप बार्स का क्या रोल देख रहे हैं, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने बार्स के नुमाइंदों को भी बुलाया। स्टैंड्स विद द कोर्ट, और उसकी वजह है कि हम एक पहिया है निजाम अदल का, तो हमारा तो जाती लालच भी आता है बीच में। हम इतने इम्पार्शियल नहीं है जिससे अदलिया को होना पड़ता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत का रोल वही होगा कि वी आर विद द जुडिशरी एंड वी आर अगेंस्ट ऑप्रेसिव लॉज। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, सीनियर माहिर कानून साबिक वज़ीर कानून एडवोकेट खालिद रांझा साहब हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी कीमती राय से हमें आगाह